नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉन टेक का 12वां पार्ट देखने वाले हैं, या कहा जाए 12वीं शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसलिए पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और यहाँ पर भी आप देखोगे अभी तक जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सभी की। तो कॉपा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर लेक्चर डले हुए हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके। और यहाँ पर बाकी की प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था? जयपुर को, देहरादून को, हैदराबाद या अहमदाबाद? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल अहमदाबाद को जो है वो पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था। अहमदाबाद को हम और भी नाम से जानते हैं, आपको पता हो तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। और अहमदाबाद की बात की जाए तो ये साबरमती नदी के किनारे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है, इसको भी याद रख लेना है। और भारत का बोस्टन भी कहते हैं इसको, भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी, ओके। तो ये किससे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रख लेना है। एक क्यून ऑफ डेक्कन पूछा जाता है, क्यून ऑफ डेक्कन इसे कहा जाता है, तो ये पुणे को कहा जाता है, ओके। तो याद रख लेना है, अहमदाबाद जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सर्वे ऑफ सोसाइटी इन द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले या भगत सिंह? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। बात की जाए तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1905 में की गई थी, ठीक है। जब स्वदेशी मूवमेंट चला गया था 1905 में जो है वो इसकी गई। देखिए, बहुत सारे ऐसे संस्थापक हैं जिनसे पूछा जाता है, जैसे कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? सभी को पता होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की, एक प्रार्थना समाज की पूछी जाती है, प्रार्थना समाज समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंगा। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, ठीक है, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले इनके द्वारा की गई थी। इसकी सन भी पूछी गई थी, तो सन थोड़ा याद रखिएगा इसकी, ठीक है। 1873 में जो है वो इसकी की गई थी। सन भी पूछी गई थी, एमपी के ही एग्जाम में पूछी गई थी जहाँ तक है मुझे याद है, या एसआई का या कांस्टेबल का एग्जाम था, तो ऑप्शन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना है। वहीं बात की जाए आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की बात की तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। इसकी स्थापना हुई थी इसके 2 साल बाद, 1875 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो और भी हैं बहुत सारे, बाकी इतना याद रख लेना है आपको जो है वो। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं। तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने इंदौर पर शासन किया था? होलकर, चंदेल, मुगल या मौर्य? तो
इंदौर प्रशासन जो किया है आपको पता हो तो होलकर नगरी के नाम से जानते हैं हम, अहिल्याबाई नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि होलकर वंश से संबंधित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, होलकर। ओके, इंदौर। और चंदेल तो आपको पता हो तो ये चंदेल कहाँ पर, छतरपुर वाले में। खजुराहो के मंदिर देखने को मिलते हैं तो छतरपुर में देखने को मिलते हैं ये सब। ठीक है, तो इंदौर के बारे में बात की जाए तो इसको जो है वो इंद्रपुर, इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था। इंद्रेश्वर, इंद्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। अहिल्या नगरी, अहिल्या नगरी के नाम से भी इंदौर को जाना जाता है। ठीक है, और जो कि आपको पता हो तो भारत की सबसे साफ क्लीनेस्ट सिटी का स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, बाकी वाटर सिटी के नाम से भी जानते हैं, वाटर सिटी, वाटर सिटी के नाम से जानते हैं, देश की पहली वाटर प्लस सिटी। ठीक है, वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस प्लस सिटी। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पर इंदौर में देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इंदौर को जो है वो खेल राजधानी के नाम से जानते हैं, राजधानी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं खेल से संबंधित। आपको पता होता है यहाँ पर जो है वो नेहरू स्टेडियम देखने को मिलता है, नेहरू स्टेडियम हो गया, अभय अभय खेल देखने को मिलता है स्टेडियम। वहीं बात की जाए होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम हो गया। एंड पारसी क्लब देखने को मिलता है, पारसी क्लब, जो किससे संबंधित है, क्रिकेट से। पहला जो है वो एमपी का पहला क्रिकेट पारसी क्लब देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एमपी की बैडमिंटन, बैडमिंटन एसोसिएशन, ठीक है, ये भी यहीं पर इंदौर में देखने को मिलेगी। एमपी की टेबल टेनिस, टेबल टेनिस एसोसिएशन भी यहीं पर देखने को मिलती है। बाकी के जैसे कि रजवाड़ा पूछा जाता है काफ़ी, रजवाड़ा, रजवाड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए मल्हार राव होलकर के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन तुकाजी राव के द्वारा जो है वो इसको पूर्ण कराया गया था। तो नींव रखी हुई थी किसके द्वारा, मल्हार राव होलकर के द्वारा, और पूर्ण काम किसके द्वारा कराया गया था, तुकाजी राव, तुकाजी राव के द्वारा। ठीक है, और कुछ अभिनेता हैं जो कि यहाँ पर जन्म लिए, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई, सलमान खान हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, तो इनका जन्म जो है वो यहीं पर हुआ। और मद आईआईएम एंड आईआईटी एकमात्र शहर देखने को मिलता है जहाँ पर दोनों ही जो है वो आईआईएम और आईआईटी दोनों जो है वो देखने को मिलती हैं। तो और वैसे जनसंख्या की बात की जाए 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो इंदौर शहर में देखने को मिलती है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस, ठीक है, ये कहाँ पर है, इंदौर में है। और इससे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये किस नदी के किनारे देखने को मिलती है, इसके पास से कौन सी नदी बहती है, तो खान नदी। ठीक है, तो खान नदी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले देखने को मिलती हैं, चंबल, जबलपुर, ग्वालियर या नर्मदा। चंबल में तो आपको तीन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड जो कि चंबल में आपको पता हो तो भिंड, मुरैना, श्योपुर देखने को मिलता है। जबलपुर में जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। अभी आपको पता हो छिंदवाड़ा से अलग होकर जो है वो पांडुरंगा एक नया जिला बनाया गया, तो टोटल जो है वो अब इसमें 9 जिले देखने को मिल रहे हैं। तो सर्वाधिक जिले जो है वो इसी में देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने जिले देखने को मिलते हैं, वर्तमान में जो है वो 55 जिले देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको पता हो तो सतना से मैहर अलग कर दिया गया। ठीक है, सतना से मैहर हो गया, रीवा से महूगंज हो गया, और बात की जाए तो छिंदवाड़ा से जो है वो पांडुरंगा हो गया। और 52वां जिला कौन सा था, वो बात की जाए तो निवाड़ी जिला। तो ये वर्तमान में जो है वो 55 जिले देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा है, देखिए जनगणना से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2011 से ही पूछे जाएंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो है वो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले का देखने को मिलता है, मैक्सिमम जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो, ये कौन सा, बालाघाट का देखने को मिलता है। बालाघाट का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर देखने को मिलता, पॉपुलेशन, तो ये इंदौर शहर की देखने को मिलती है। ठीक है, इंदौर शहर की देखने को मिलती है। तो ये कुछ डेटा हैं जो आपको याद रख लेना है।
मैक्सिमम डेंसिटी अगर आपसे पूछ लिया, डेंसिटी घनत्व जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, तो भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, भोपाल में देखने को मिलता है। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपको याद रख लेना है मुरैना जिले का जो है वो सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये सॉरी, भिंड जिले का जो है वो सबसे कम देखने को मिलता है। मुरैना का जो है वो चाइल्ड में सबसे रेशियो कम। तो ये 2011 की जनगणना आप जरूर याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। मध्य प्रदेश की 2011 की सेंसेक्स याद करना है आपको। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 8 फरवरी को, 8 मार्च को, या बात की जाए 8 दिसंबर को, तो ये 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी 2024 की जो थीम थी 2024 की, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो भाई याद रख लेना है, इंस्पायर इंक्लूजन। इंक्लूजन, ये इसकी जो है वो थीम। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, एक क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ये दो प्रोटोकॉल आपको याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, तो 1987 में हुआ था। लेकिन ये बात की जाए तो फोर्स में कब आया था, या बात की जाए इसको काम में कब लाया गया था, तो इसके 2 साल बाद 1989 या 89 में, कुछ 89 में देखने को मिला था। ठीक है, 89 में जो है फोर्स में आ गया था, लेकिन हस्ताक्षर जो है वो 1987 में हुआ था। ठीक है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है किससे संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर में, हमारी ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको पता हो तो सूर्य की किरणें जो आती हैं, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं, तो उससे हमारे स्किन कैंसर वगैरह होगी, बहुत सारी बीमारी हो गई, ये सब जो है वो फैल रही हैं। तो उसी के बचाव के लिए जो है वो, ओजोन परत को बचाव के लिए यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था। मॉन्ट्रियल जो है ये कहाँ पर है, ये कनाडा में हुआ था, कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा का ही शहर है। और क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जाए, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये जापान में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था ये। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है। तो जो कि आपको पता हो तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हमारे वातावरण का जो है वो तापमान बढ़ा रही हैं, तो ये सब कम करने के लिए जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, तो ये जापान में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलेना निम्नलिखित में से इसका खनिज है या धातु है? लोहे का है, सोना का है, सीसा का है, या कैल्शियम का है? तो गैलेना जो रहता है, गैलेना, ठीक है, गैलेना, इसका जो है वो PbS होता है फॉर्मूला। तो ये Pb जो रहता है वो लेड रहता है, लेड, और S जो रहता है ये सल्फर रहता है, सल्फर। तो ये लेड हो गया और सल्फर हो गया, तो लेड जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी का अध्ययन क्या होता है, मतलब किसके बोलते हैं हम फाइकोलॉजी के अध्ययन? ठीक है, बैक्टीरिया को, वायरस को, एल्गाई या शैवाल को, या बात की जाए फंगाई को। तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है, या शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है दरअसल। ठीक है, तो बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया को कहा जाएगा, वायरोलॉजी वायरस को कहा जाएगा, फंगाई ये किसका होता है, इसके लिए हम माइकोलॉजी यूज करते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, तो फंगाई या फंगाई कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी जो है वो कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को जो है वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस एस इक्वल टू डिग्री रेनकाय। ठीक है, ये अलग ही एक तरह की डिग्री है, ये क्वेश्चन थोड़ा पूछ लिया गया है। वैसे आपको ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, रेडियन में, केल्विन में, इनमें पूछ लिए हैं। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 672 के बराबर होता है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे कि सेल्सियस में दी हुई हो, आपको फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको फार्मूला लगा देना है, C/100 इक्वल टू F-32/180। इसी में हम रेडियन की बात करें तो R/80 हो जाएगा, केल्विन की बात करें तो 273/100 हो जाएगा। और ये रेनकाई अगर आपसे पूछा जाए
तो मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी इसकी पॉइंट में वैल्यू रहती है। तो R माइनस 491 अपॉन में 671 से 491 घटाओगे तो यहाँ पर आप 180 मान लो, ठीक है, 180 180, ठीक है। तो ये है। तो जब आप इसमें जो है वो जैसे कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो यहाँ पर 100 रखोगे, तो इस तरीके से जो है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में दी हुई है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा याद रख लेना है। वैसे आप इतना याद रख लीजिएगा, केल्विन तक याद रखिएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूछ लिया गया है बाई दफ़े, ठीक है। तो बस आपको वैल्यू अगर याद रखनी है तो बस इसकी याद रख लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो है वो 672 जो है वो रेनकाय रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर्षण एक है। घर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ में घर्षण लगता है तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट होना ज़रूरी है। आप जब चल रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें एक कांटेक्ट फोर्स रहता है, यानी घर्षण बल रहता है, संपर्क बल कह सकते हैं हम उसको। इसकी वजह से हम चलते हैं, और अगर घर्षण लगेगा ही नहीं तो हम नहीं चल पाएंगे, हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। सबसे कम फोर्स जो रहता है वो किसका रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल। आप देखोगे निगेटिवली बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। घर्षण बल में हीटिंग होना, जैसे मशीनों में अगर घर्षण बल हो रहा है तो हीटिंग होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, गर्म हो जाती है मशीन, तो उसके लिए लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं बहुत सारे, जो कि घर्षण बल को कम करते हैं, जो कि चिकनाई प्रदान करते हैं। तो जाहिर सी बात है घर्षण बल को कम करते हैं। तो पूछा जाता है कि घर्षण बल को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो लुब्रिकेंट आपको लिखा मिल जाएगा वहाँ पर, या ऑयल लिखा मिल जाएगा। तो इसका भी याद रख लेना है आपको। अगला है द मोस्ट पॉपुलर कॉमर्शियल डीबीएमएस है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट। कॉमर्शियल के लिए, वाणिज्य के लिए आजकल हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो अभी है वो कौन सा है? माई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, या ओरेकल है। तो अभी फिलहाल में बात की जाए वर्तमान में सबसे मोस्ट जो पॉपुलर है ओरेकल देखने को मिलता है, ठीक है। ओरेकल जो है वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल में 7वीं रो एवं चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ है एम एस एक्सेल में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा जो है वो ABCD, ठीक है, ABCD। और इस तरीके से 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या, ये हमारी रो रहती हैं और ये कॉलम रहते हैं। 1 2 ABCD जो रहेगी ये हमारे कॉलम रहते हैं और ये हमारे रो रहते हैं। तो हमारे 7वीं रो, तो 7वीं रो है तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पे 6वां ये हो गया और 7वां ये हो गया, तो हमारा कुछ यहाँ पर आएगा। और फोर्थ कॉलम यानी डी हो जाएगा, 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम यानी डी, यहाँ पर कुछ जो है वो आएगी, तो ये D7 रहेगा हमारा, ठीक है। तो D7 कहाँ पर है? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और याद रख लेना है आपको, ऐसा ऐसा नहीं करना है आपको, 7वीं रो है तो 7 आप पहले लिख दो और डी चौथा कॉलम है तो डी कर दो यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी सेल जो रहता है उसका नेम बॉक्स में अगर हमें एड्रेस लिखना रहता है तो पहले अल्फ़ाबेट आता है, यानी कॉलम आएगा, और देन उसके बाद जो है वो रो आती है। तो D7 जो है वो इसका आंसर होगा, गलत नहीं करना है आपको, ओके। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, POP3 या पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3 के लिए उपयोग किया जाता है? पॉपअप अलर्ट्स के लिए, रिसीविंग मेल के लिए, वेब पेजिंग लोडिंग के लिए, ट्रांसफर फाइल वीडियो के लिए। देखिए आपने मेल आप कभी करते हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। दरअसल मेल में जो है वो 3 प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। एक होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एक होता है POP3 वर्जन आने लगा है। तो ये क्या करता है? ये हमें रिसीव करता है। वहाँ अगर हमें कोई मेल सेंड कर रहा है तो वो इसके थ्रू भेजेगा भाई। पहले यहाँ पर ये सेंडर है, ठीक है। हाँ, तो सेंड करेगा जो सेंडर जो रहेगा, जाहिर सी बात है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो यहाँ से SMP
SMTP, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो पहुँचेगा, देन जो है वो ये सर्वर पर पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर रिसीवर रहेगा। तो ये किसके थ्रू, POP के थ्रू जो है वो मेल रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इसकी पूरी प्रोसेस रहती है। एक होता है IMAP, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी सेम ही जो है वो POP3 के ही लेवल का रहता है। इसका भी जो है वो मैसेजिंग को एक्सेस करना रहता है, ठीक है। यहाँ से आप समझ रहे हो, इसका फुल फॉर्म समझ के नहीं, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये एक्सेस करने के लिए होता है, ये रिसीवर के लिए रहता है और ये ट्रांसफ़र के लिए रहता है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं प्रोटोकॉल में, जो कि ईमेल से संबंधित रहते हैं ये, ओके, ईमेल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डेटा ट्रांसमिशन में एस एक निश्चित समय अवधि में सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए गए डेटा की मात्रा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर थ्रूपुट, क्यूएच, या बात की साइज है। तो यहाँ पर ये थोड़ा लग दिया है, वर्ड लेंथ या बैंडविड्थ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके थ्रू आपको जो है वो डेटा ट्रांसमिशन में ये काम आता है। इसको नेटवर्क थ्रूपुट भी बोलते हैं। आपको नेटवर्क थ्रूपुट भी लिखा मिल जाता है। तो ये दोनों जो है वो एक ही चीज़। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन डैश में मापा जाता है, मेगाबिट्स में, हर्ट्स में, पिक्सल पर इंच में, या डॉट पर इंच में। देखिए जो मॉनिटर रहता है, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हो या डेस्कटॉप पे आप देखोगे, तो ये मॉनिटरिंग जो रहती है, मॉनिटर जो रहता है वो पिक्सल पर इंच में जो है वो मापा जाता है। लेकिन आपसे इसकी पूछा जाए कि लेंथ या कैसे मापी जाती है, इसका साइज़ हमें नापना है। जैसे आपकी टीवी है, तो डायगोनली जो रहता है इसके थ्रू हम मापते हैं। जैसे कि 32 इंच की रहती है जो टीवी रहती है, तो वो डायगोनली जो है वो मापी जाती है। आप ऐसे नहीं माप सकते, ऐसे जो है वो 32 इंच ज़्यादा होगा, डायगोनली जो है वो मापी जाती है। और ये डॉट परसेंट जो है ये प्रिंटर में काम आता है, प्रिंटर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, ये हमारे अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखिए 225 400 625, अगला बताना। तो ये किसका, 15 का स्क्वायर है, तो ये 20 का स्क्वायर है। तो ये 25 का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने का, 30 का स्क्वायर आएगा, यानी 900 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगल, फिर यहाँ पर डबल हो गया है, यहाँ पर 3 बार जो है वो ये स्क्वायर बना है, और यहाँ पर आप देखोगे ये 4 बार है। और जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो यहाँ पर 4 बार, ये यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन ये पेंटागन है। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा स्क्वायर है, ये बात की जाए तो ट्रेंगल है, और ये हमारा एंगल की तरफ है, ये एक सिंगल सा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 आना चाहिए हमारा। 6 तो ये हमारा कितना, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 और यहाँ पर हमारी 5 जो है वो आना चाहिए, जो कि एक हेक्सागन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 है ये, तो 1 2 3 4 5, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कम है, ये भी कम है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये इससे संबंधित है। ये हमारा जो है वो बात की जाए तो ब्लड रिलेशन से संबंधित देखने को मिलता है। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि पी के पिता क्यू पी के चाचा हैं और ए का पिता एम पी का चाचा है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। पी के पिता, भाई पी के जो पिता हैं क्यू हैं, और जो बी के चाचा हैं, जाहिर सी बात है ये इसके कौन है, चाचा हैं क्यू। मैंने यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है इसके कोई पिता होंगे जो एक दूसरे, ये दोनों भाई होंगे, तभी तो ये चाचा लगेंगे। आगे बोला गया ए के पिता एम है, ए के जो पिता हैं वो एम है, ये एम है। पी के चाचा है, पी का चाचा है, यानी यार ये इसका चाचा है, तो ये भी भाई होगा, जाहिर सी बात है ये दोनों क्यू और एम।
ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये तो अब ये तो हमें यहाँ पर देखिए माँ, कजन, दादी या कांट्रीब्यूटर में हम इसको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इनके कैरेक्टर नहीं बताई कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ये हम नहीं बता सकते भाई। हमें पता होता है कि ये दोनों लड़के हैं, समझ रहे हो, तो बोल देते भाई कि ये जो है वो एक दूसरे के जो है वो भाई बहन हो जाएंगे। तो ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी ही नहीं है। और इस कैरेक्टर का जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमारा ई का जो है वो पिता है, यहाँ पर ई के चाचा, ए का पिता एम है, ए का पिता एम है और पी का चाचा है, पी का चाचा है, ठीक है। लेकिन हमें इनके बारे में नहीं दिए तो ए बी के बारे में हम नहीं बता सकते, सिंपल सा है। ओके, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन से संबंधित है। पी क्यू का पुत्र है जबकि क्यू और आर एक दूसरे की बहनें हैं। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, पी क्यू का पुत्र है, पी जो है वो किसका, क्यू का पुत्र है। आगे दिया है क्यू और आर एक दूसरे की बहनें हैं। क्यू और आर ये दोनों बहनें हैं, तो इनको मैंने माइनस, मैंने आपको शायद शुरू में बताया होगा कि मैं प्लस साइन जो है वो ये मेल वालों को डिनोट करता हूँ और माइनस साइन जो है वो ये फीमेल रहेंगी, ठीक है, फीमेल रहेंगी। तो ये दोनों जाहिर सी बात है बहनें हैं, तो ये माइनस है, और ये पुत्र है, जाहिर सी बात है ये मेल है। आगे देखिए, टी आर की माँ है, टी जो है वो आर की माँ है, तो ये आर की माँ है, ये भी मेल है। टी आर की माँ है तो जाहिर सी बात है ये भी क्यू की भी माँ होगी टी, ठीक है। आगे देखिए, यदि एस टी का पुत्र है, एस जो है वो टी का पुत्र है, इसका क्या है ये पुत्र टी का, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जाहिर सी बात है ये भी कौन हो जाएंगे, ये भाई बहन हो जाएंगे, ये इसकी बहन हो जाएगी। अब देखिए, टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, टी क्यू का भाई है, क्यू, हाँ ये टी क्यू का भाई है नहीं है, ये क्यू तो जो है वो टी की बेटी लगेगी, तो ये गलत हो जाएगा। एस पी का कजन है, एस जो है वो पी का कजन नहीं होगा, एस जो रहेगा वो पी का मामा रहेगा। आगे देखिए, क्यू और एस बहनें हैं, क्यू और एस बहन नहीं है, ये बहन भाई है। एस जो है वो मेल है, क्यू जो है वो फीमेल है। एस पी का मामा है, एस जो है वो पी का मामा है, जो कि मैंने आपको बताया भी, क्योंकि ये भाई बहन है और ये बहन का लड़का है, जाहिर सी बात है, तो ये मामा रहेगा। और इन सब की माँ कौन है, टी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसमें से हमें अगला बताना है। देखिए, पहली जो संख्या है वो पकड़ लेता हूँ, ए के बाद यहाँ पर सी हो रही है, फिर एफ हो रहा है, फिर जे हो रहा है, फिर ओ हो रहा है। ए के बाद सी आ रहा है, ए बी सी, तो यहाँ पर +2 हुआ है। सी के बाद एफ, सी डी ई एफ, ये +3 हुआ है। एफ के बाद जे है, तो एफ एफ जी एच आई जे, तो ये +4 हो रहा है। और जे के एल एम एन ओ, ये +5 हो गया। तो अगला जो आएगा वो +6 आना चाहिए। तो ओ के बाद ओ, पी क्यू आर एस टी यू, +6 एस यू आ रहा है। तो यू देखोगे हमारा दो ऑप्शन है, या तो पहला वाला या दूसरा वाला। अगला देख लेते थे कि ए के बाद यहाँ पर बी के बाद सी हो गया है, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, तो जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। तो यू के बाद जी आना चाहिए, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। बाकी इसमें तो है ही नहीं है, ये होंगे नहीं, तो यहाँ पर एच है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो इसका बनेगा वो यू जी आर एन बनेगा, ठीक है। अगला, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु यदि वह अपनी गति का 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। तो बस देखिए, यहाँ पर हमें स्पीड कितना कम कर दी गई है, एक कम कर दी गई है, जाहिर सी बात है 1/15 कम कर दी गई है। तो स्पीड जो रहेगी, हमारा स्पीड का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ, देखिए 1/15 कम कर दी गई है, तो 15 स्पीड थी, मतलब एक कम कर दी गई है। तो पहले 15 थी, अब कितनी हो गई है, 14 हो गई है, ठीक है, 14 हो गई है। अब यहाँ पर हमें देखोगे 10 किलोमीटर दूरी हमें कम तय करता है, जाहिर सी बात है, पहले ज़्यादा करता था लेकिन अब कम करने लगा है।
और आपको पता हो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनली इसके स्पीड के जो है वो रहेगा, प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, स्पीड के। तो हमारी जो डिस्टेंस भी रहेगी, डिस्टेंस, उसका भी रेशियो 15:14 रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, पहले 15 चल रहा था, अब 14 ही चल रहा है, यानी यहाँ पर कितने का, 1 का कम कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पर दी हुई है 10 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो हमें यहाँ पर शुरुआत में देखिए 1 की वैल्यू 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा शुरुआत की दूरी। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी। अब हमें पता है कि शुरुआत में वो 150 किलोमीटर चला था, वो भी कितने, 30 घंटे में। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। हमें डिस्टेंस दी हुई है 150 और घंटे दिए हुए हैं 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये है कभी भी आपको कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैं यहाँ पर x भाग बाई जेड, ठीक है, ए बी, इस तरीके से हो, तो आपको करना क्या है, सीधा पहला x एज इट इज लिखो, बाकी की सभी संख्याएं नीचे लिख दो, वो भी मल्टीप्लिकेशन। समझ गए, कभी भी आपको ऐसा कहीं लिखा मिले। तो बस मैं इसको क्या करने वाला हूँ, 795 अपॉन में 123 × 5 कर दूँ। तो 5 से इसे काटूंगा मैं, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 एकन 5, 2 बचेगा, 55 25, ठीक है, 55 25 4, 5 नंबर 45 और 5 नंबर 45, 1599 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है यूनिट डिजिट, ऊपर भी है हमारा 9 है, तो जाहिर सी बात है 3 बार जाएगा ये, और एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें हमें 3 दिख रहा है यूनिट डिजिट, यानी 13 बार जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। समझ गए, यहाँ पर जो है वो 13 जो है वो आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे जो है वो यूनिट डिजिट से हमारा हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, यहाँ पर ये पैरेंथेसिस में है या कोष्टक में है, उनको सॉल्व करेंगे। 13 पंजा 65, 18 में से 5 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 13, और 13 और 22 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो जाहिर सी बात है पहली जो रहेगी वो 64 स्क्वायर रहेगा। 8 ए का स्क्वायर हो जाता है 64, यानी 64 ए स्क्वायर। क्या इसमें दिख रहा है, इसमें तो 92 ए स्क्वायर दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 70 यहाँ पर देखिए 49 ए स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। 64 ए स्क्वायर, 44 ए स्क्वायर, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा हमारा 64 ए स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बी स्क्वायर, फिर 3 सी यानी 9 सी स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा। ये तो आसान से क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछे गए थे। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और बाकी के लेक्चर आपको यहाँ पर साफ साफ मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आप प्लेलिस्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही रोल निभाता है हमें मोटिवेशन देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।